नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तिवारी आपका स्वागत करता हूं गौरव सिविल इनसाइट पर। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भाग भाग 2 यानी कि सिटीजनशिप यानी कि भारतीय नागरिकता। देखो दोस्तों, संविधान बनाते समय एक बड़ा सवाल था कि भारत का नागरिक कौन होगा। इस सवाल का जवाब हमें आर्टिकल 5 से 11 तक मिलता है। इस सवाल का जो जवाब है हमें कहाँ से कहाँ तक मिलता है, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक मिलता है। और नागरिकता किस भाग में है, तो भाग 2 में है। तो दोस्तों, नागरिकता क्या है इसको समझते हैं। देखो दोस्तों, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी रिश्ता। अगर आप किसी देश के नागरिक हैं तो आपको वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, सरकारी सेवाओं में भाग ले सकते हैं, जबकि विदेशी व्यक्ति को ये सब अधिकार नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। तो देखो दोस्तों, आर्टिकल जो है 5 में कहा गया है कि जब संविधान लागू हुआ तो जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ या जिसके माता पिता भारत में पैदा हुए या जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में रहा है वही भारतीय नागरिक माना जाएगा। यानी कि आर्टिकल 5 कहता है कि जब संविधान लागू हुआ तो जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है या जिसके माता पिता भारत में पैदा हुए हैं या जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में रहा है वही भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। यह बात कौन कहता है, आर्टिकल 5 कहता है। तो सबसे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि जो है कि नागरिकता किस भाग में है, तो नागरिकता जो है भाग 2 में है। किस में है, भाग 2 में है। नागरिकता किस भाग में है, तो नागरिकता जो है भाग 2 में है। और नागरिकता का जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। और कहाँ से ली गई है, ये जो है ब्रिटेन के समान ही इसका प्रावधान है। और जो है ये ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। और नागरिकता कैसी है भारत की, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। और नागरिकता संबंधित विषय को कहाँ रखा गया है, संघीय सूची में रखा गया है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी जो है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 6। देखो दोस्तों, आप लोग अगर नोट करना चाहें तो इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब को जूम करके या धीमी करके या स्लो करके या ट्रांसक्रिप्ट में जा करके आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो आर्टिकल 6 कहता है जो है कि 19 जुलाई से या 19 जुलाई 1948 से पहले आए जो भी नागरिक बाद में आए हैं, पहले आए या नागरिक बाद में आए, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले आए या नागरिक जो बाद में आए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी। यानी आर्टिकल 6 में क्या कहता है कि हमें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए था जो विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। अगर वे 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं तो वह स्वतः नागरिक बन गए। अगर बाद में आए हैं तो उन्हें भारत सरकार से पंजीकरण करवाना पड़ा। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है आर्टिकल हम 7 देखते हैं। तो आर्टिकल 7 कहता है कि जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे वे भारतीय नागरिक नहीं रहे, लेकिन अगर वे सरकार की अनुमति से वापस आए तो उन्हें फिर से नागरिकता मिल सकती है। तो आर्टिकल 7 कहता है कि जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे वे भारतीय नागरिक नहीं रहे, लेकिन अगर वे सरकार की अनुमति से वापस आए तो फिर उन्हें नागरिकता मिल सकती है। तो आर्टिकल 8 देखते हैं। आर्टिकल 8 में कहा गया है कि जो है विदेश में रह रहे भारतीय पंजीकरण के जरिए नागरिक बन सकते हैं। तो आर्टिकल 8 कहता है कि उन भारतीयों के लिए जो विदेश में बस गए हैं लेकिन जिनके माता पिता भारत में जन्मे हैं वे भारतीय दूतावास में यानी कि एम्बेसी में पंजीकरण करवाकर नागरिक बन सकते हैं। और आर्टिकल 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी कि आर्टिकल 9 कहता है कि जो है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। या कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 9 कहता है।
कौन कहता है? आर्टिकल 9। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। अब दोस्तों आर्टिकल 10 देखते हैं। आर्टिकल 10 कहता है जब तक पार्लियामेंट ना बदले नागरिकता जारी रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि आर्टिकल 10 कहता है कि जब तक संसद कुछ और नया तय न करे, नागरिकों को अधिकार जारी रहेंगे, उनको फंडामेंटल राइट्स, वोटिंग के राइट्स, ये सब मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं आर्टिकल 11। तो आर्टिकल जो 11 है यह संसद को शक्ति देता है कि वह नागरिकता से जुड़े कानून बनाए। तो पेपर में पूछ सकता है कि कौन सा भारतीय अनुच्छेद जो है संसद को यह शक्ति देता है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून को बना सकता है। तो आर्टिकल 11। संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 11 देता है। तो दोस्तों इसके बाद जो है एक अधिनियम आता है जो जिसका नाम क्या था? नागरिकता अधिनियम 1955। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके तहत जो है 5 तरीके से जो है हम नागरिकता को प्राप्त करते हैं। कैसे जो है देखते हैं जरा। तो पहला जो है कौन सा है? जन्म से, यानी कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ये अधिनियम क्या कहता है? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति प्रत्येक भारत नागरिक होगा। मतलब 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तब होगा जब उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, कोई भारत का नागरिक हो। दूसरा तरीका क्या है? वंश परंपरा से। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश परंपरा से, यानी कि भारत के बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक रहा हो। तो इस तरीके से वंश परंपरा से भी जो है माता की नागरिकता को नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। तीसरा तरीका क्या है? पंजीकरण। तो इसके तहत नागरिकता प्राप्ति हेतु नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष विहित रूप से आवेदन करना पड़ता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और कम से कम जो है भारत में 7 वर्ष तक निवास किया हो। अगर पंजीकरण से अगर आपको करवाना है, जैसे कहीं आप बाहर रहते हैं, अगर आप इंडिया में रहना है तो आप 7 साल अगर इंडिया में रह लेते हैं तो आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने देखा कि जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम की जो 5 शर्तें हैं कौन कौन सी हैं। पहला जो है जन्म से, दूसरा वंश परंपरा से, तीसरा पंजीकरण से। इसमें कहा गया है कि कम से कम 7 साल तक वो भारत में निवास किया हो। तीसरा जो है, चौथा जो है वो कौन सा है? वशीकरण, देशीकरण से। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक बनने का इच्छुक है और 12 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो तथा राज्यनिष्ठ व अच्छे चरित्र का हो, आवेदन द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है, देशीकरण से भी। और पांचवा जो है अर्जित भूमि के सम्मेलन द्वारा, यानी कि यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र के निवासी स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, यानी अर्जित भूमि के सम्मेलन द्वारा। तो 5 प्रकार से जो है नागरिकता मिलती है। कौन से अधिनियम कहता है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की 5 शर्तें। यानी कि अगर पूछता है पेपर में कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कब आया था, तो 1955 में आया था। इसकी 5 शर्तें कौन कौन सी हैं? पहला जन्म से, दूसरा वंश परंपरा से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा जो है देशीकरण से, और पांचवा जो है अर्जित भूमि के सम्मेलन द्वारा। और अब देखते हैं आगे। सितंबर 2000 में जो है भारतीय डायस्पोरा यानी कि प्रवासी भारतीय पर ML सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट 2002 को, कौन सी कमेटी थी जो है प्रवासी भारतीय पर? LV सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी। ध्यान दीजिएगा, प्रवासी भारतीय से संबंधित कौन सी कमेटी थी? LV सिंघवी कमेटी थी जो है, जो 2000 में गठित की गई थी। पूछ सकता है कि ML सिंघवी कमेटी कब बनी थी? तो 2000 में। और उसके बाद एक अधिनियम आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। 2003 में क्या कह सकता है, जिसको बोलते हैं PIOS, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसके तहत जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर वैसे सभी प्रवासी
बांग्लादेश व पाकिस्तान को छोड़कर वैसे सभी प्रवासी भारतीयों को नागरिकता प्राप्त होगी, लेकिन उस राष्ट्र में दोहरी नागरिकता का प्रावधान हो। लेकिन उस राष्ट्र में जो है क्या हो, दोहरी नागरिकता का प्रावधान हो। तो ध्यान दीजिएगा, जो है अगर कोई भी प्रवासी है, जैसे मान लीजिए अगर यूएसए है तो यूएसए में दोहरी नागरिकता है, और वो अगर चाहे तो इंडिया में भी जो है सिटीजनशिप ले सकता है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 कहता है, इसके तहत जो है भारत की समुद्र पारीय नागरिकता यानी कि ओसीआई का प्रावधान किया गया है। और जो है ओसीआई का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत। और जम्मू कश्मीर की नागरिकता संबंधी विशेषाधिकार को 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तीन प्रकार से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता का परित्याग करने पर, भारत सरकार द्वारा वंचित करने पर। तो जो भारत में नागरिकता का जो अंत होता है वो तीन तरीके से होता है। कौन कौन से, जो है किसी अन्य देश की जब आप नागरिकता ग्रहण कर लेते हो, जैसे आप जो है चले गए यूएसए की नागरिकता ग्रहण कर लिए, अगर नागरिकता का परित्याग कर देते हो भारत की, और भारत सरकार द्वारा वंचित करने पर, तीन तरीके से जो नागरिकता का अंत होता है। तो भारतीय नागरिकता का जो अंत होता है तीन प्रकार से होता है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता का परित्याग करने पर, भारत सरकार द्वारा वंचित करने पर। और नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की गई थी। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की गई, और 10 जनवरी 2020 को अधिनियम लागू हुआ। लागू कब हुआ और मंजूरी कब दी गई, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रभावी जो हुआ है 10 जनवरी 2020 से। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तीन देश यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की जो हिंदू हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख और बौद्ध जैन, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है जो 31 दिसंबर 2000 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। यानी कि जो भी जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई होगा, उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कौन करता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 करता है। वो कहता है कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों, उनको जो है नागरिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार जो है हमने आज नागरिकता को देखा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में मौलिक अधिकार के साथ। नमस्कार दोस्तों।